स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। पिछली वीडियो में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना शुरू किया था, जिसमें हमने रूल नंबर 1 से लेके 15 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम रूल नंबर 16 से लेके 33 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मान के चलिए अगर आप इनको अच्छे से करते हैं, एग्ज़ाम में आपको यहीं से सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में 10 क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लगभग 500 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। मे भी थोड़े से उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको ये 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन नोशन बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसमें ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी ये बुक है, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी होंगे MCQ फॉर्मेट में रहेंगे। दूसरी बात, आपको GDS टू MTS की बुक मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। मैथ सोल्यूशन भी उसमें साथ में रहेगा। पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक भी मिल जाएगी, ये भी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ होगी। PSA सिलेबस की बुक मिल जाएगी, PSA के 2023 के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी आपको मिल जाएगी। या और अच्छे से अगर आपने तैयारी करनी है, क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। In case of a foreign insured boxes, the C1 form always be। विदेशी बीमाकृत वक्सों के मामले में C1 फॉर्म हमेशा कहाँ होना चाहिए। अब मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करते हैं एग्जाम में, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझने हैं तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। लेक्चर्स अगर आप देखते हैं तो थ्योरी अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। फिर हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको बहुत ही आसान लगेंगे। अगर आप इनको सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हैं बिना थ्योरी को पढ़े तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ पढ़िए, उसको समझिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ आइए। आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि विदेशी बीमाकृत बक्सों के मामले में C1 फॉर्म हमेशा कहाँ होना चाहिए। तो क्या होता है, एक आपके पास कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं, एक आपके पास C1 होता है जिसे ग्रीन कस्टम लेवल कहते हैं, एक दूसरा होता है C2 CP3 डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म इसे कहा जाता है। जब भी फॉरेन इंश्योर्ड बॉक्सेस के साथ C1 आपने कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म देना है तो कैसे दिया जाता है, अफिक्स टू द आर्टिकल, उसे लेख के साथ संलग्न किया जाता है, अफिक्स किया जाता है। और जो C2 CP3 फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, आर्टिकल के अंदर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हाउ द लेटर्स मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम any other country for delivery within India may be redirected to any place within India by air mail। भारत के भीतर डिलीवरी के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त पत्र डाक वस्तुओं को हवाई मेल द्वारा भारत के किसी भी स्थान पर कैसे पुनः निर्देशित किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लेटर्स नहीं आएगा, इसको आप करेक्ट कर लेना, सरफेस आएगा। जो सरफेस मेल आइटम्स होती हैं भारत के भीतर डिलीवरी के लिए या वितरण के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त सतह डाक वस्तुएं हवाई मेल द्वारा भारत के किसी भी स्थान पर कैसे पुनः निर्देशित की जाएंगी। अब मान लीजिए क्या होता है, एक आर्टिकल भारत में वितरण के लिए किसी दूसरे देश से प्राप्त होता है, लेकिन कैसे प्राप्त होता है, सतह मार्ग से प्राप्त होता है। भारत के भीतर अगर आप चाहते हैं इसकी रिडायरेक्शन बाय एयर की जाए, रिडायरेक्शन क्या हो जाएगी कि ओरिजिनली जहाँ के लिए भेजा था वहाँ पे इसका वितरण नहीं हो पाया, प्राप्तकर्ता दूसरी जगह पे रहता है, तो उस आर्टिकल को उस दूसरी नई जगह के लिए भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस नई दूसरी जगह के लिए उस आर्टिकल को हवाई डाक के माध्यम से भेजा जाए तो इसके लिए क्या करना होगा, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। इसके लिए आपको हवाई डाक अधिभार का भुगतान करना होगा, एयर सरचार्जेस आपको देने होंगे।
Which method may be used for prepaying outward official पोस्टल आर्टिकल्स? जावक आधिकारिक डाक लेखों के पूर्व भुगतान के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो जैसे इंलैंड पोस्ट में क्या होता था, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होते थे, कैसे उनकी प्री पेमेंट करते थे, अगर ड्यू के रूप में भेजते थे तो कैसे बाद में भुगतान किया जाता था। फॉरेन पोस्ट में भी इसी तरह का आपके पास ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में आता है। अगर आप क्या करते हैं, कोई भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए भेजते हैं, उसके लिए पूर्व भुगतान करते समय, यानी कि जो डाक शुल्क है उसका भुगतान करते समय सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं, उसके लिए नकदी का उपयोग भी किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया मे नॉट बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। भारत के भीतर वितरण के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त सरफेस मेल आइटम को भारत के भीतर किसी भी स्थान पर पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर भी आ जाएगा इनकरेक्ट है। फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए जब भी कोई सतह डाक वस्तु आती है, भारत के भीतर उसे किसी भी जगह के लिए रीडायरेक्ट किया जा सकता है। सतह मार्ग से किया जाएगा, कोई चार्जेस आपको नहीं देने होंगे, लेकिन हवाई मार्ग से अगर आप करना चाहते हैं तो अभी हमने क्वेश्चन किया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एयर सरचार्ज देने पड़ेंगे। अनडिलीवरेबल मेल्स नॉर्मली रिटर्न्ड बाई। अवितरण योग्य डाक को सामान्य कैसे वापस लौटाया जाता है? ऐसी डाक जो किसी फॉरेन कंट्री से प्राप्त हुई है लेकिन भारत में उसका वितरण कर पाना असंभव है, आप भारत में उसका वितरण नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की डाक को नॉर्मली लौटाया जाता है। जब तो कैसे लौटाया जाता है? सतह मेल के माध्यम से, सतह डाक के माध्यम से। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स मस्ट बी फिल्ड बाई दी। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म किसके द्वारा भरे जाने चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? प्रेषक के द्वारा भरे जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर कंट्री फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस सर्व्ड बाई इनलैंड पोस्ट। भारत के भीतर वितरण के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त एयरमेल आइटम जो होते हैं, इनके हवाई डाक वस्तुएं जो होती हैं, अंतर्देशीय डाक द्वारा उन्हें किसी भी स्थान के लिए पुनः निर्देशित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं। मान लीजिए फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए कोई हवाई डाक वस्तु आती है, उसको अगर भारत के भीतर डेस्टिनेशन ऑफिस पे वो पहुंच गई लेकिन वहाँ पे प्राप्तकर्ता नहीं रहता है, रीडायरेक्ट उसको करना पड़े भारत के भीतर दूसरी किसी जगह के लिए या स्थान के लिए, तो किया जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स addressed as post resident may be detained in office of delivery for a maximum period of। तो जैसे हमने इंग्लैंड पोस्ट में पोस्ट रेजिडेंट आर्टिकल्स के बारे में किया था, सेम कंडीशंस आपके पास फॉरेन में जो आर्टिकल भेजे जाते हैं पोस्ट रेजिडेंट के रूप में, उनके ऊपर भी अप्लाई होती हैं। तो पोस्ट रेजिडेंट के रूप में जो भी विदेशी डाक लेख होंगे, डिलीवरी के कार्यालय में अधिकतम किस अवधि के लिए रोक कर रखे जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो इंग्लैंड पोस्ट में भी अंतर्देशीय डाक में भी इनको 1 माह तक रोक कर रखा जा सकता था। वहीं पे सेम फॉरेन पोस्ट में भी 1 माह तक, 1 महीने तक इनको रोक के रखा जा सकता है। A foreign postal article can be withdrawn from post and also alteration of address। किसी विदेशी डाक वस्तु को डाक से वापस लिया जा सकता है और उसके पते में भी परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी विदेशी डाक वस्तु है, जब आप उसको भेजते हैं, भेजने के बाद अगर आपको लगता है मुझे ये डाक वस्तु डाक से वापस ले लेनी है, मैं नहीं चाहता ये प्राप्तकर्ता तक पहुंचे, तो मैं इसके लिए आवेदन कर सकता हूं, मैं उस डाक वस्तु को डाक से वापस ले सकता हूं। या फिर उसके पते में परिवर्तन करना चाहता हूं, मेरे द्वारा लिखे हुए पते में, यानी कि उस आर्टिकल के ऊपर जो मैंने पता लिखा है उसको मैं चेंज करना चाहता हूं, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ कंट्री
with applying reduced charges. They may be redirected by surface mail to any country on payment of। कम डाक शुल्क लगे सरफेस मेल आइटम किसी अन्य देश से प्राप्त भारत में प्राप्त होने पर किसी अन्य देश के लिए सरफेस मेल द्वारा कैसे पुनः प्रेषित किए जाएंगे। अब ये रिड्यूस्ड चार्जेस क्या हो जाएगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था कि कुछ ऐसी डाक वस्तुएं होती हैं जो अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भेजते हैं तो डाक शुल्क में उनके ऊपर आपको छूट दी जाती है। जैसे हम बात करें प्रिंटेड पेपर्स की, या हम बात कर सकते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स की, या हमारे पास होते हैं न्यूज़पेपर, तो इनके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस यानी कि कम डाक शुल्क रेट अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी अन्य देश से, किसी फॉरेन कंट्री से भारत में इस तरह की डाक वस्तु प्राप्त होती है जिसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई हुए हैं, मतलब कि उसके ऊपर डाक शुल्क में छूट दी गई है। अब इसको क्या करना है, इसको आपने किसी दूसरे देश के लिए सतह डाक के माध्यम से पुनः प्रेषित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 देश बना दिए। ये मान लीजिए फॉरेन कंट्री है, यहाँ से एक डाक वस्तु प्राप्त हुई भारत में। अब ये मान लीजिए क्या है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, लेकिन उसका प्राप्तकर्ता भारत में नहीं रहता है, वो किसी अन्य देश में रहता है। तो भारत से उस डाक वस्तु को या उस न्यूज़पेपर को किसी तीसरे देश के लिए भेजा जाएगा। अब यहाँ से न्यूज़पेपर भेजा गया, क्योंकि ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है तो रिड्यूस्ड चार्जेस इसके ऊपर अप्लाई हुए। इनके जो नॉर्मल डाक वस्तुओं के ऊपर चार्जेस लगते हैं उनके मुकाबले में इसके ऊपर कम चार्जेस लगे होंगे। अब भारत से जब इसकी रिडायरेक्शन की जाएगी, इसको किसी अन्य देश के लिए भेजा जाएगा। कैसे भेजा जा रहा है, सरफेस मेल के माध्यम से, सतह डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। अब ये भारत में भी सतह डाक के माध्यम से प्राप्त हुई, भारत ने जब इसे किसी अन्य देश के लिए रिडायरेक्ट किया तब भी ये सतह डाक के माध्यम से भेजी गई। अब इसके ऊपर जो चार्जेस लिए जाएंगे वो कितने लिए जाएंगे या कैसे लिए जाएंगे, करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। Difference between the post is already paid and charges if item dispatched direct from country of posting to its new destination। अब यहाँ पे फिर से मैं ये एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, एक डाक वस्तु आई, वो है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, भारत में उसका वितरण होना था लेकिन प्राप्तकर्ता किसी और देश में रहता है। भारत ने उस डाक वस्तु को सतह मार्ग से उस तीसरे देश के लिए रिडायरेक्ट कर दिया। अब इस रिडायरेक्शन के लिए जो चार्जेस लगेंगे वो कितने लगेंगे। अब क्योंकि ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई हुए हैं तो इसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। डिफरेंस निकालना चाहेगा, क्या डिफरेंस निकालना चाहेगा, जो चार्जेस आपने ऑलरेडी दे दिए हैं इस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की पोस्टिंग के लिए उनको माइनस किया जाएगा। किस में से माइनस किया जाएगा, अगर इस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को इस देश से डायरेक्टली इसके नए डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाता, जो जितने चार्जेस लगने थे उसकी ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कंट्री से उसके नए डेस्टिनेशन कंट्री के लिए, उनमें से क्या किया जाएगा, भारत को जब इस आर्टिकल को भेजा गया उस समय जो चार्जेस दिए थे वो माइनस किए जाएंगे। यानी कि इस देश से भारत को भेजने के लिए अगर 10 रुपये लगे थे, फिर अगर हम क्या करते हैं, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग वाली जो कंट्री है उस देश से डायरेक्ट नए डेस्टिनेशन के लिए इस आर्टिकल को भेजते हैं तो मान लीजिए 15 रुपये लगते हैं, तो 15 माइनस 10 किया जाएगा, जो भी डिफरेंस होगा वो आपसे लिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर विड्रॉन ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स फ्रॉम पोस्ट फॉरवर्ड बियॉन्ड इंडिया वाई। विदेशी डाक लेखों को डाक से निकालने के लिए आवेदन भारत की सीमाओं के बाहर किस तरह से भेजा जाएगा। तो क्वेश्चन तो हमने कर लिया कि अगर आप फॉरेन पोस्ट से आर्टिकल कोई भी भेजते हैं उसको आप डाक से भी निकाल सकते हैं, उसके पते में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब अगर उस आर्टिकल के आवेदन की बात करें कि उसके लिए जो आपने आवेदन भेजा, क्योंकि उसके लिए अगर आपने आर्टिकल का एड्रेस चेंज करना है या फिर आपने उसको डाक से निकालना है तो आपको एक एप्लीकेशन भेजनी होगी। उस एप्लीकेशन को ठीक है भारत की सीमाओं के बाहर किस तरह से भेजा जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सरफेस मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। लेकिन अगर सेंडर चाहता है तो भारत के बाहर इसे हवाई मार्ग से भेजा जा सकता है, इसके लिए चार्जेस उसे देने पड़ेंगे। कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आगे क्वेश्चन आएंगे।
Airmail items received from any other country for delivery within India, if redirected to abroad by surface, then भारत के भीतर डिलीवरी के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त एयरमेल आइटम यदि सतह मार्ग से विदेश के लिए उन्हें पुनः प्रेषित किए जाते हैं तो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एयरमेल आइटम जो है भारत के किसी भी देश से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होते हैं, अगर इनको किसी दूसरे देश के लिए रिडायरेक्ट किया जाता है, लेकिन कैसे, सरफेस मेल के माध्यम से, यानी कि फॉरेन कंट्री से जब ये भारत में वितरित होने के लिए आए तो कैसे आए, एयरमेल के माध्यम से आए, हवाई डाक के माध्यम से आई, लेकिन इसकी रिडायरेक्शन करनी पड़ी भारत को किसी दूसरे देश के लिए। दूसरे देश के लिए जब भारत ने इसे रिडायरेक्ट किया, यदि सतह मार्ग के माध्यम से किया तो कितने चार्जेस लगेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, फ्री रिडायरेक्शन की जाएगी। तो जब भारत के लिए इसे भेजा गया था, हवाई डाक के माध्यम से भेजा गया, लेकिन भारत ने जब इसकी रिडायरेक्शन की किसी दूसरे देश के लिए, तो इसको कैसे, सतह मार्ग से भेजने पर इसके लिए कोई भी पुनर्निर्देशन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। और अगर इसको बाई एयर रिडायरेक्ट किया जाता है तो आपको एयर सरचार्जेस देने पड़ेंगे या कंबाइंड एयर चार्जेस देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, अगर आप उस आर्टिकल को भारत से नए डेस्टिनेशन के लिए भेजते हैं तो जितने चार्जेस लगने हैं उतने चार्जेस का भुगतान आपको रिडायरेक्शन के रूप में करना पड़ेगा। Which is not true about correspondence for personnel of Indian Armed Forces serving outside India। कौन सा भारत के बाहर सेवा कर रहे भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पत्राचार के बारे में सत्य नहीं है। फर्स्ट है आपके पास, दीज शुड बी एड्रेस्ड टू 56 APO और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। इन्हें 56 APO या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर संबोधित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसमें ध्यान रखना कि ये जो आर्टिकल है कभी भी 99 APO के एड्रेस पर नहीं भेजे जाएंगे, या इनको 56 APO के एड्रेस पर भेजा जाएगा या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाएगा। शुड बी प्रीपेड अकॉर्डिंग टू इनलैंड रेट्स। अब ये जो आपका कोरेस्पोंडेंस है या पत्राचार है जो भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए भेजा गया है, अंतर्देशीय दरों के अनुसार प्रीपेड होना चाहिए। इनके अंतर्देशीय दरों के अनुसार इनके ऊपर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। फिर उसके बाद है ट्रीटेड एज फॉरेन पोस्टल आर्टिकल फॉर ऑल पर्पसेस। इनकरेक्ट हो जाएगा। इन्हें क्या किया जाता है, ट्रीटेड एज इनलैंड पोस्टल आर्टिकल्स, अंतर्देशीय डाक लेखों के रूप में ट्रीट किया जाता है सभी उद्देश्यों के लिए, चाहे वो इनकी पोस्टिंग से संबंधित हो, चाहे इनके ऊपर चार्जेस लेने के संबंध में हो। एग्जाम्प्ट फ्रॉम पोस्टल चार्जेस, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पोस्टल चार्जेस आपको इन डाक वस्तुओं के लिए देने होंगे। तो हमसे यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में क्या बोला है कि सभी करेक्ट हैं, ऐसा तो नहीं है। थर्ड इनकरेक्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट है, ये भी नहीं है। थर्ड और फोर्थ आपके पास इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ सेंडर डिजायर्स द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉन ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स फ्रॉम पोस्ट फॉरवर्ड बियॉन्ड इंडिया बाय एयरमेल, यदि प्रेषक विदेशी डाक वस्तुओं को डाक से निकालने का आवेदन भारत की सीमाओं के बाहर हवाई प्रसारण के माध्यम से भेजना चाहता है तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। पे एयर सरचार्जेस एज एप्लीकेबल फॉर 10 ग्राम लेटर, 10 ग्राम पत्र के लिए लागू हवाई अधिभार का भुगतान इस चीज़ के लिए करना होगा। अब ये क्या यहाँ पे बोला गया है कि जैसे हमने क्वेश्चन किया कि मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने द्वारा भेजी गई डाक वस्तु को डाक से निकालना चाहते हैं या उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक आवेदन करना होगा। अब उस आवेदन को भारत के भीतर जहाँ तक कोशिश होगी हवाई मार्ग के माध्यम से भेज दिया जाएगा, लेकिन भारत की सीमाओं के बाहर इस तरह का आवेदन कैसे भेजा जाता है, सतह मार्ग के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप सेंडर हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये जो एप्लीकेशन या आवेदन है भारत की सीमाओं के बाहर हवाई डाक के माध्यम से भेजा जाए, तो इसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे।
कितने चार्जेस देने होंगे? जितने एयर सरचार्जेस 10 ग्राम वाले लेटर के ऊपर लगते हैं उतने चार्जेस आपको उस आवेदन के एयर ट्रांसमिशन के लिए देने होंगे। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? ग्रीन कस्टम लेबल जिसे C1 कहा जाता है, और उसके बाद डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म C2 CP3 इसे कहा जाता है। तो 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकॉलिंग अ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल। डाकघर एक विदेशी डाक वस्तु को वापस बुलाने की जिम्मेदारी लेता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? मान लीजिए आपने डाक वस्तु भेजी, आप उसको वापस लेना चाहते हैं डाक से, उसके लिए आप आवेदन करते हैं। अब आवेदन भेजा गया, उस डाक वस्तु को अगर वापस नहीं बुलाया जा सका तो उस चीज़ के लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस एक प्रयास करता है कि उसको डाक से वापस निकाला जाए। अगर नहीं निकाला जा सका तो पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। Addressee of an inward foreign postal article called to which office for custom examination and other formalities। आवक विदेशी डाक वस्तुओं की सीमा शुल्क जांच और अन्य औपचारिकताओं के लिए प्राप्तकर्ता को कहाँ बुलाया जाता है? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में बुलाया जाता है, विनिमय कार्यालय में बुलाया जाता है। तो अरेंजमेंट्स आल्सो एग्जिस्ट फॉर डिलीवरी ऑन रिक्वेस्ट एट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। अब अगर आवेदन करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट के ऊपर कि प्राप्तकर्ता अगर आवेदन करता है तो उसकी डाक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था भी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में हो सकती है। हालांकि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में किस चीज़ के लिए बुलाया जाता है? कस्टम एग्जामिनेशन और अदर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उस चीज़ के लिए बुलाया जाता है। और अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो इन डाक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। Warehousing charges on articles received from addressee from which day if addressee fails to take delivery within 7 days। यदि 7 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता डाक वस्तु का वितरण लेने में असफल रहता है और फिर भी उस डाक वस्तु को 7 दिनों की अवधि के बाद तक रोक कर रखा जाना है तो उसके ऊपर भंडारण शुल्क लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखना है कि कौन से दिन से लिया जाएगा ये पूछा गया है, या कौन से दिन के बाद से लिया जाएगा ये चीज़ पूछी गई है। तो कौन से दिन से लिया जाएगा यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। 8वें दिन से लिया जाएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से दिन के बाद से लिया जाता है, वहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7वें दिन के बाद से। आर्टिकल में भी विड्रॉन फ्रॉम पोस्ट और एड्रेस में भी अल्टर्ड ओनली इफ। लेख जो होते हैं उनको डाक से वापस लिया जा सकता है या उनके पते में परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन कब तक ऐसा किया जा सकता है? नोट बीन डिलीवर्ड टू एड्रेसी। सबसे पहले अगर वो डाक वस्तु अभी तक प्राप्तकर्ता को वितरित नहीं हुई है। नोट बीन कन्फिस्केटेड, अगर उस डाक वस्तु को जब्त नहीं किया गया है। नोट डिस्ट्रॉयड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, अगर उसे कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। अगर इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई वो करती है तो उस डाक वस्तु को डाक से निकाला भी जा सकता है, उसके पते में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अनडिलीवरेबल अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स ऑफ नो वैल्यू। अपंजीकृत मुद्रित पेपर जो वितरित नहीं हो पाते हैं और उनका कोई मूल्य भी नहीं है, उन्हें क्या किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। नोट रिटर्न। ऐसे प्रिंटेड पेपर, ऐसे मुद्रित कागजात जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है और वो अनरजिस्टर्ड हैं, उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा, उनको वापस नहीं किया जाता है अगर वो वितरित नहीं हो पाते हैं। कब तक उनको वापस नहीं किया जाता? जब तक उनकी वापसी के लिए प्रेषक के द्वारा अनुरोध ना किया गया हो। तो अगर प्रेषक अनुरोध करता है तभी उनको वापस किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आर्टिकल विड्रॉन और इट्स एड्रेस अल्टर्ड ओनली विद रेफरेंस टू और कंसेंट टू एड्रेसी। विदेशी डाक वस्तु के लेख को डाक से निकालना या उसके पते में परिवर्तन करना केवल प्राप्तकर्ता के संदर्भ और सहमति के साथ किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी डाक वस्तु को
विदेशी डाक के माध्यम से भेजा है और आप उसको डाक से निकालना चाहते हैं या उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्राप्तकर्ता के संदर्भ या सहमति की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। Application for withdrawal of foreign postal articles from post must be handed over in। विदेशी डाक लेखों को डाक से वापस लेने के लिए आवेदन जो है वो कहाँ पर सौंपा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। इन एनी हेड ऑफिस और सब ऑफिस, किसी भी हेड ऑफिस या सब ऑफिस में आप इस चीज़ के लिए आवेदन दे सकते हैं। इफ फॉरेन आर्टिकल एड्रेस्ड एज पोस्ट रेजिडेंट, यदि किसी विदेशी डाक वस्तु को पोस्ट रेजिडेंट के रूप में भेजा जाता है तो करेक्ट आंसर 23 का क्या आ जाएगा? इनके ऊपर भी वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए जाते हैं, क्योंकि पोस्ट रेजिडेंट आर्टिकल है तो 1 महीने तक रोक के रखा जाएगा। 1 महीने तक रोक के रखा जाएगा तो 8वें दिन से वेयर हाउसिंग चार्जेस लीव्ड फ्रॉम 8th डे, भंडारण शुल्क जो है वो 8वें दिन से इनके ऊपर वसूल किया जाएगा। If a recalling of a foreign postal article fails, then the fees pay for a recall of that article be refunded। यदि डाकघर विदेशी डाक वस्तु को वापस मंगवाने में असफल रहता है तो उस वस्तु को वापस मंगाने के लिए जो आपने शुल्क दिया होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इनकरेक्ट हो जाएगा। आपके द्वारा पे किया गया रिकॉल फीस या रिकॉल शुल्क कभी भी आपको वापस नहीं किया जाता है। आर्टिकल विच मस्ट बी अकम्पनीड बाई कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, लेख जिनके साथ सीमा शुल्क घोषणा पत्र अवश्य होने चाहिए। करेक्ट आंसर ये आ जाएगा जितने भी ड्यूटीएबल गुड्स होती हैं, शुल्क लगने योग्य सामान वाले जो भी आर्टिकल होते हैं उनके साथ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अनपेड इनवर्ड फॉरेन मेल एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन बी पेड बाई मीन्स ऑफ सर्विस स्टैम्प्स। सरकारी अधिकारियों को संबोधित अवैतनिक आवक विदेशी मेल का भुगतान सेवा टिकटों के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब क्या होता है, जब आप फॉरेन कंट्रीज़ को ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजते हैं तो उनका भुगतान करने के लिए आप सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आता है और उसके ऊपर कोई भी चार्जेस ड्यू हैं तो उन ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के लिए आप कभी भी सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। Which of the following is true about a recall of a postal article? निम्नलिखित में से कौन सा एक डाक लेख को वापस बुलाने के बारे में सही है? मान लीजिए आपने एक डाक वस्तु भेजी, अब आप उसको डाक से वापस लेना चाहते हैं तो उसके बारे में कौन सा आपको बताना है? करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस विल टेक एक्शन टू रिकॉल द आर्टिकल इफ सेटिस्फाइड विद द जेन्युइननेस ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर अनुरोध की वास्तविकता से डाकघर संतुष्ट होता है तभी आपकी डाक वस्तु को वापस बुलाने की रिक्वेस्ट या आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी। पोस्ट ऑफिस कैन नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स इनएबिलिटी टू रिकॉल द आर्टिकल। लेख को वापस बुलाने में असमर्थता के लिए डाकघर कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। अगर डाकघर उस डाक वस्तु को जिसके लिए आपने आवेदन किया है उसको वापस बुलाने में असमर्थ रहता है तो इस चीज़ के लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होता है। फीस पेड फॉर द रिकॉल विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए आपके द्वारा भुगतान किया हुआ शुल्क कभी भी आपको वापस नहीं किया जाता है, चाहे उस डाक वस्तु को वापस ना बुलाया जा सके। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी क्या आ जाएंगे? सही आ जाएंगे। Which of the following is true about a redirection for surface mail items received from any country for delivery in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से प्राप्त सरफेस मेल आइटम्स के लिए पुनः प्रेषण के बारे में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आपके पास डी आ जाएगा। दे मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। अब किस चीज़ के बारे में बोला है?
भारत में वितरण के लिए अगर कोई भी सतह डाक वस्तु किसी भी फॉरेन कंट्री से प्राप्त होती है, अगर भारत के भीतर उसकी रिडायरेक्शन या पुनः प्रेषण करना पड़े तो ऐसा किया जा सकता है। तो भारत के भीतर किसी भी स्थान के लिए आप इसकी रिडायरेक्शन कर सकते हैं। Only first class mails, whether surcharged or uncharged, are eligible for free redirection by air within India। अब जितनी भी प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं होती हैं फॉरेन कंट्री में, कौन कौन सी होती हैं? लेटर्स, पोस्ट कार्ड और एरोग्राम होते हैं। दूसरे इनलैंड लेटर कार्ड नहीं होते हैं, वो इनलैंड पोस्ट में होते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्लास मेल हैं, चाहे ये अधिवारित हैं या अधिवारित नहीं हैं, ये भारत के भीतर फ्री रिडायरेक्शन के लिए कैसे? हवाई डाक के माध्यम से मुफ्त पुनः प्रेषण के लिए एलिजिबल होती हैं। अदर क्लासेस ऑफ लेटर मेल लाइक प्रिंटेड पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और स्मॉल पैकेट्स फॉरवर्डेड टू न्यू एड्रेस इन इंडिया बाय सरफेस रूट ओनली। पत्र मेल के जो अन्य वर्ग हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स को छोड़कर अन्य जो वर्ग हैं वो, जैसे कि मुद्रित कागज़, समाचार पत्र या स्मॉल पैकेट, इनको केवल सतह मार्ग से ही भारत में नए पते पर भेजा जाएगा। यानी कि इनकी जो रिडायरेक्शन की जाएगी सतह डाक के माध्यम से ही की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। If charges for a redirection by surface mail is not paid before the redirection of the item, then which of the following is true? यदि सरफेस मेल द्वारा पुनः निर्देशन के शुल्क का भुगतान वस्तु के पुनः प्रेषण से पहले नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपके पास सी आ जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशेंटली पेड आइटम। इसे अपर्याप्त भुगतान वाली वस्तु की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऑन डिलीवरी इट विल बी टैक्सड विद अ चार्ज विच इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोस्टेज। वितरण के समय इस पर शुल्क लगाया जाएगा जो डाक शुल्क में अंतर के बराबर होगा। कौन से अंतर के बराबर होगा वो हमने अभी पहले कर भी लिया है, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में आएगा, कौन सा डिफरेंस या कौन से डिफरेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। Which of the following is true? When airmail items received from any country for delivery in India will redirected to another country? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जब भारत में डिलीवरी के लिए किसी देश से प्राप्त एयरमेल आइटम दूसरे देश के लिए पुनः निर्देशित किए जाएंगे। अब यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बोला गया है? एयरमेल आइटम्स के बारे में, हवाई डाक वस्तुओं के बारे में बोला गया है। एक ऐसी डाक वस्तु जो भारत में वितरण होने के लिए या वितरित होने के लिए फॉरेन कंट्री से प्राप्त हुई, लेकिन कैसे वो प्राप्त हुई? हवाई डाक के माध्यम से प्राप्त हुई। उसको दूसरे देश के लिए अगर पुनः निर्देशित करना है तो कैसे किया जाएगा? फर्स्ट है दे मे बी रिडायरेक्टेड टू अनदर कंट्री बाय एयर ऑन पेमेंट ऑफ एयर सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस। तो इस तरह की हवाई डाक वस्तु को दूसरे देश के लिए आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको हवाई डाक के माध्यम से रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एयर सरचार्जेस या कंबाइंड चार्जेस का भुगतान करना होगा, फ्री नहीं की जाएगी। They may be redirected to new destination by surface mail without any charges। तो ये हमने पहले क्वेश्चन कर भी लिया कि मान लीजिए कोई हवाई डाक वस्तु है फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होती है, अगर उसको क्या करना पड़े? दूसरे देश के लिए रिडायरेक्ट करना पड़े और रिडायरेक्शन जो है वो सतह मार्ग के माध्यम से की जाए तो ऐसी डाक वस्तु के लिए आपको रिडायरेक्शन चार्जेस फिर नहीं देने पड़ेंगे। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके पास करेक्ट हैं। Which of the following is true about undeliverable correspondence? निम्नलिखित में से कौन सा undeliverable correspondence या पत्राचार के बारे में सही है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास undeliverable correspondence returned to country of origin and delivered to sender on payment of charges due। अनडिलीवरेबल जो कोरेस्पोंडेंस है, यानी कि ऐसा पत्राचार जिसका वितरण नहीं किया जा सकता, उसको मूल देश को वापस लौटा दिया जाता है। अगर उसके ऊपर कोई भी ड्यू चार्जेस हैं तो वो ड्यू चार्जेस प्रेषक से रिकवर किए जाएंगे। रिकवर करने के बाद वो डाक वस्तु प्रेषक को वितरित कर दी जाएगी। पोस्ट कार्ड्स विच डू नॉट बेयर द एड्रेस ऑफ सेंडर आर नॉट रिटर्न। ऐसे पोस्ट कार्ड जिनके ऊपर प्रेषक का पता नहीं होता है उन्हें वापस नहीं किया जाता है।
फिर उसके बाद जो अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर होते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू या जिनका कोई भी मूल्य नहीं होता है उनको रिटर्न नहीं किया जाता है। कब तक रिटर्न नहीं किया जाता? जब तक प्रेषक उनकी वापसी के लिए अनुरोध नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट्स आपके पास करेक्ट हो जाएंगी। What can be the maximum length and width and depth of a foreign letter? किसी विदेशी पत्र की अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 900 मिलीमीटर। तो फॉरेन जो लेटर होते हैं, विदेशी जो पत्र होते हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई और जो गहराई है मैक्सिमम 900 मिलीमीटर हो सकती है। The greatest dimension of the foreign letter should not exceed which of the following? विदेशी पत्र का जो सबसे बड़ा आयाम है वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? बी आ जाएगा 600 मिलीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। The surface measuring of a letter should not less than which of the following? किसी पत्र की सतह का माप निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा 90/140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ फॉरेन लेटर? किसी भी विदेशी पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो इसके लिए सेम आपने याद रखना है, अंतर्देशीय डाक में पत्र का जितना वजन होता है फॉरेन पोस्ट में भी पत्र का उतना ही वजन होता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। The breach related to exceeding the maximum weight of a letter is permitted and charges collected on the basis of actual weight of letter. एक पत्र के अधिकतम वजन से अधिक होने से संबंधित उल्लंघन की अनुमति है और पत्र के वास्तविक वजन के आधार पर शुल्क वसूल किया जाता है। अभी हमने क्वेश्चन किया कि एक फॉरेन लेटर है, मैक्सिमम उसका वेट 2 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन अगर इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, यानी कि कोई भी विदेशी लेटर है उसका वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो इसकी अनुमति होती है। इसके लिए जो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे वास्तविक वजन के आधार पर लिए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। If inland letter card is used for addressing communication to foreign countries, then which of the following is true? यदि अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग विदेशों में संचार को संबोधित करने के लिए किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर। ध्यान से याद रख लेना इस चीज़ को। इनलैंड लेटर कार्ड यानी कि अंतर्देशीय जो पत्र कार्ड है, इसका उपयोग आप नहीं करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ को कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी संचार भेजने के लिए, लेकिन अगर कोई भी ऐसा करता है तो इस तरह के इनलैंड लेटर कार्ड को क्या माना जाता है? इनसफिशिएंटली पेड लेटर माना जाता है, पत्र माना जाता है। याद रखना, पत्र माना जाएगा। ठीक है, उसी के अनुसार फिर इसके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस इज नॉट अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सेवा निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध नहीं है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट अबव? तो ये जो ऊपर देश दे रखे हैं इनको छोड़कर बाकी किसी भी देश के लिए रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो इस करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। Which of the following is true about foreign पोस्ट कार्ड? विदेशी पोस्ट कार्ड के बारे में कौन सा सत्य है? फॉरेन पोस्ट कार्ड शुड नॉट बी फोल्डेड, कट और अल्टर्ड। विदेशी पोस्ट कार्ड को ना तो आपने फोल्ड करना है, ना ही उसको आपने कट करना है, ना ही उसको अल्टर करना है, ना ही उसको बदलना है। इट शुड बी सेंट अनएनक्लोज्ड। इसे जब भी भेजा जाना है तो बिना संलग्न किए, इनके किसी और वस्तु में एनवलप में डाल के आप इसे नहीं भेजेंगे। राइट हैंड हाफ ऑफ फ्रंट इज रिजर्व्ड फॉर एड्रेस ऑफ रेसिपेंट और पोस्टेज स्टैम्प्स। अब फ्रंट साइड कौन सी होती है जहाँ पे आप एड्रेसी का एड्रेस लिखते हैं? वो वाली साइड का जो राइट हैंड हाफ रहेगा वो प्राप्तकर्ता के पते और डाक टिकट वगैरह लगाने के उद्देश्य से आरक्षित रहता है। उपरोक्त सभी क्या आ जाएंगे? करेक्ट आ जाएंगे। उपरोक्त सभी सही आ जाएंगे। नॉन पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ एनी काइंड आर परमिटेड ओनली बैक ऑफ द फॉरेन पोस्ट कार्ड।
गैर डाक टिकट जो होते हैं, इनके जो पोस्टेज स्टैंप्स नहीं है, जिनका उपयोग आप डाक शुल्क के भुगतान में नहीं कर सकते हैं, इस तरह के डाक टिकट जो होते हैं हमेशा आपको पोस्ट कार्ड के अगर लगाने हैं ऊपर तो पीछे वाली साइड लगाए जाएंगे। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। If postage stamps are fixed on back of a foreign postcard, then it will be treated as which of the following? यदि किसी विदेशी पोस्ट कार्ड के पीछे डाक टिकट चिपकाए जाते हैं तो इसे निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? अगर तो नॉन पोस्टेज स्टैंप्स हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरी जो डाक टिकट हैं जिनका उपयोग आपने डाक शुल्क के भुगतान में किया है वो अगर पोस्ट कार्ड के बैक साइड आपने चिपका दी तो इस तरह के आर्टिकल को अनपेड या अवैतनिक ट्रीट किया जाता है। 41 की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। The fees for recall of a foreign postal article should be given in which form? किसी विदेशी डाक वस्तु को वापस मंगाने का जो शुल्क है किस रूप में दिया जाता है? डाक टिकटों के रूप में दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी आप किसी डाक वस्तु को वापस बुलाने का आवेदन करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? रिकॉल फीस देनी होती है। अब ये जो रिकॉल फीस आपसे ली जाती है डाक टिकटों के रूप में ली जाती है। In case of foreign postal articles, when an item is redirected by air after a request for alteration of address, then air surcharges will be collected from addressee and retained by whom? विदेशी डाक लेखों के मामले में जब पते में परिवर्तन के अनुरोध के बाद किसी वस्तु को हवाई मार्ग से पुनः निर्देशित किया जाता है। अब क्या हुआ, आपने आवेदन किया कि आप अब डाक वस्तु का जो पता है उसको बदलना चाहते हैं, उसकी रिडायरेक्शन कर दी गई। रिडायरेक्शन जो है वो कैसे की जाती है? अगर हवाई मार्ग से की जाती है, आपने अनुरोध किया है उसकी एयर रिडायरेक्शन के लिए, तो जो हवाई अधिभार होता है वो किससे लिया जाएगा? प्राप्तकर्ता से लिया जाएगा। और कौन उस हवाई अधिभार को अपने पास रखेगा? बाय दी डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन, वितरण प्रशासन के द्वारा उसे अपने पास रखा जाएगा। If the addressee of any ordinary or value payable inward foreign packet of printed papers or an inward foreign small packet fails to take delivery of it within 7 days following the date of its presentation, and if its value is more than how much rupees, then a warehousing charge at the rate per day commencing from the 8th day shall be collected from the addressee at the time of delivery। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो मुद्रित कागजात होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रिंटेड पेपर होते हैं, किसी सामान्य या मूल्यदे आवक विदेशी पैकेट, ठीक है, या फिर आवक विदेशी जो स्मॉल पैकेट होते हैं, ठीक है, प्रिंटेड पेपर हो जाएंगे, मूल्यदे आवक विदेशी पैकेट हो जाएंगे या आवक विदेशी स्मॉल पैकेट हो जाएंगे। इनका प्राप्तकर्ता अगर इनको प्रस्तुत करने, ठीक है, प्राप्तकर्ता को आपने ये प्रस्तुत कर दिए, उस तारीख से 7 दिनों के भीतर इनका प्राप्तकर्ता इनका वितरण नहीं लेता है और इनका वजन अगर कितने से ज़्यादा है तो 8वें दिन से प्रतिदिन की दर से भंडारण शुल्क या वेयरहाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, अगर इनका वजन 500 ग्राम से अधिक है तो ऐसी स्थिति में 8वें दिन से इनके ऊपर भंडारण शुल्क आपसे लिया जाएगा। In foreign post articles addressed post resident, except value payable articles can be detained in the office of delivery for a maximum period of। विदेशी डाक में मूल्यदे लेखों को छोड़कर बाकी जो पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित किए हुए लेख होते हैं अधिकतम किस अवधि के लिए वितरण कार्यालय में रोक कर रखे जाते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास इनलैंड पोस्ट की तरह ही सेम रहता है। अगर वीपी आर्टिकल है पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा है 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। अगर पोस्ट रेस्टेंट के अलावा क्या वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के अलावा अन्य कोई आर्टिकल है तो उसको 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। वैल्यू पेबल आर्टिकल्स इन फॉरेन पोस्ट addressed as post resident can be retained in the office to which they are addressed for a maximum period of। विदेशी डाक में पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित मूल्यदे लेखों को उस कार्यालय में अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है जिसके लिए इन्हें संबोधित किया गया हो? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अगर वैल्यू पेबल आर्टिकल को एज ए पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेजा जाता है तो इसको 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा।
अगर वैल्यूएबल आर्टिकल के अलावा किसी अन्य आर्टिकल को एज अ पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेजा जाएगा तो उसको मैक्सिमम 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। Undeliverable postal articles like whose address left India without instructions can be detained in office of delivery for a maximum period of। डिलीवर ना किए जा सकने वाले जो डाक लेख होते हैं, जैसे कि जिनका प्राप्तकर्ता बिना कोई निर्देश दिए भारत छोड़कर चला गया हो, इस तरह की डाक वस्तुओं को अधिकतम किस अवधि के लिए डिलीवरी कार्यालय में रोक कर रखा जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। इस तरह के आर्टिकल्स को ऑफिस ऑफ डिलीवरी में डिटेन नहीं किया जाता है। ऐसे आर्टिकल्स जिनको लेने से रिफ्यूज़ कर दिया जाए, ठीक है, अस्वीकृत कर दिया जाए, या फिर ऐसे आर्टिकल जिनका प्राप्तकर्ता मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर ऐसे आर्टिकल जिनका प्राप्तकर्ता क्या है, देश छोड़कर जा चुका है और अपनी डाक वस्तु के वितरण के संबंध में या पुनर्निर्देशन के संबंध में कोई निर्देश देकर नहीं गया है, तो इस तरह की डाक वस्तुओं को डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में रोका नहीं जाता है, उन्हें प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। Which of the following is true about foreign official postal articles? विदेशी आधिकारिक डाक लेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर प्री पेइंग आउटवर्ड ऑफिशियल फॉरेन मेल। सेवा डाक टिकटों का उपयोग जावक आधिकारिक विदेशी मेल का पूरा भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो आपने फॉरेन कंट्री के लिए ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजने हैं, भेजते समय आप सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। सर्विस स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इनवर्ड फॉरेन मेल एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। लेकिन फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए जो आधिकारिक डाक वस्तुएं आएंगी, अगर उनके ऊपर कोई भी चार्जेस ड्यू हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी चार्जेस रिकवर किए जाने हैं, तो उन ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के लिए सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। Postage marked as due on official postal articles will be initialed by authorized officer of the post office। उसके बाद जो आधिकारिक डाक लेख होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी चार्जेस ड्यू हैं, तो उन ड्यू चार्जेस को क्या किया जाता है, डाक घर के अधिकृत अधिकारी के द्वारा वो हस्ताक्षरित किए जाते हैं, इनिशियल्ड किए जाते हैं, और वो पोस्ट मास्टर मेनली या कॉमनली होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी पॉइंट आपके पास करेक्ट होंगे। Which of the following is a green custom label? निम्नलिखित में से कौन सा हरा कस्टम लेवल है? तो जैसे मैंने बताया, दो तरह के कस्टम लेवल हैं। एक आपका ग्रीन कस्टम लेवल C1 ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी के बारे में कि जो आपका डिटेल्ड डिक्लेरेशन कस्टम फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? C2 CP3 होता है। बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। In case of a foreign letter, if it is in a roll form, then sum of the length and twice the diameter of it should not exceed। विदेशी पत्र के मामले में यदि यह रोल रूप में है, क्या आप लेटर जो आप भेजते हैं उसको रोल फॉर्म में भी भेजा जा सकता है, रेक्टेंगुलर में भी भेजा जा सकता है, तो इसकी लंबाई और व्यास के दोगुने का योग कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 1040 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। If a foreign letter is in a roll form, then what is the minimum dimension for sum of length and twice the diameter? यदि कोई विदेशी पत्र रोल फॉर्म में है तो लंबाई और व्यास के दोगुने के योग के लिए न्यूनतम आयाम जो है वो क्या होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। न्यूनतम पूछा गया तो 170 मिलीमीटर हो जाएगा। If a foreign letter is in roll form, then what is the minimum dimension for its greatest dimension? यदि कोई विदेशी पत्र रोल फॉर्म में है तो उसके सबसे बड़े आयाम के लिए न्यूनतम आयाम क्या होंगे? इनके इसकी जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन होंगी वो न्यूनतम कितनी हो सकती है? 100 मिलीमीटर हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड फॉरेन लेटर्स? अवैतनिक और अपर्याप्त भुगतान वाले विदेशी पत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य आ जाएगा? अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स ऑफ द सरफेस मेल आर फॉरवर्डेड फॉर देयर डेस्टिनेशन। तो सतह डाक के जो अवैतनिक या अपर्याप्त भुगतान वाले पत्र होते हैं वो उनके गंतव्य के लिए भेज दिए जाते हैं। दे विल बी टैक्सड विद द डेफिशिएंसी। उन पर कमी के अनुसार शुल्क लगाया जाता है, ना कि दोगुने चार्जेस ऐसे इनलैंड पोस्ट में लिए जाते हैं।
करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, दोनों ही पॉइंट आपके पास करेक्ट हैं। In respect to foreign post, what are the maximum dimensions of a privately manufactured postcard? विदेशी डाक के संबंध में निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड के जो अधिकतम आयाम हैं वो कितने हो सकते हैं? तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 105 बाई 148 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास, इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन पोस्ट व्हाट आर दी मिनिमम डायमेंशंस ऑफ अ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड? विदेशी डाक के संबंध में निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड के जो न्यूनतम आयाम हैं वो कितने हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा 90 बाई 140 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन आर्टिकल्स इन केस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एड्रेस? डाक से वापसी या पते में परिवर्तन के मामले में विदेशी लेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? The sender of a foreign article posted in India and addressed to any country which is a member of Union. Union कौन सी? Universal Postal Union. Can have the article withdrawn or its address altered. भारत में पोस्ट किया गया और किसी ऐसे देश को संबोधित किया गया जो संघ का सदस्य देश है, एक विदेशी लेख भेजने वाला उसे डाक से वापस भी ले सकता है या उसका पता भी परिवर्तित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। The article can be withdrawn and its address can be altered with the reference to or consent of addressee only. लेख को डाक से वापस लेना या उसके पते में परिवर्तन करना केवल प्राप्तकर्ता के संदर्भ या उसकी सहमति से किया जा सकता है, यानी कि प्राप्तकर्ता अगर इस चीज़ की अनुमति देगा तभी ऐसा किया जा सकता है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। The post office will take action to recall the article or have the address altered only if it is satisfied with the genuineness of the request. डाक घर जो है डाक लेख को वापस बुलाने के लिए तभी कार्यवाही करेगा जब वो अनुरोध की वास्तविकता से संतुष्ट होता है। तो इसमें हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट कौन सा है? तो कौन सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी? बी ऑप्शन सही आ जाएगी। Which of the following is true? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? When an article is redirected by air following a request for alteration of address, पते में परिवर्तन करने के संबंध में जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसके अप्राप्त होने के अनुसार अगर आप किसी भी डाक वस्तु का पुनर्निर्देशन करते हैं हवाई डाक के माध्यम से, the corresponding air surcharges shall be collected from the addressee. तो इसमें जो एयर सरचार्जेस लिए जाएंगे इस रिडायरेक्शन के लिए वो प्राप्तकर्ता से वसूल किए जाएंगे। the collected charges will be retained by the delivery administration. और ये जो collected charges होते हैं वितरण प्रशासन के द्वारा अपने पास रखे जाएंगे। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। Which of the following articles will not be detained in the office of delivery? कौन से आर्टिकल्स को ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोका नहीं जाता है? The article of which the addressee has refused to take delivery of article. ऐसा आर्टिकल जिसके प्राप्तकर्ता ने उसको लेने से इनकार कर दिया हो उसको डाक घर में रोका नहीं जाएगा। The article of which the addressee have gone away from India without leaving instructions at the post office. वह डाक वस्तु जिसका प्राप्तकर्ता डाक घर में निर्देश छोड़े बिना फॉरेन कंट्री के लिए चला गया है, तो उसकी डाक वस्तु कैसे रिडायरेक्ट करनी है, कैसे वितरित करनी है, कोई निर्देश नहीं है, तो उसको भी डाक घर में रोक कर नहीं रखा जाएगा। The article of which the addressee is dead. अब ऐसा आर्टिकल जिसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है and no person to whom the article can properly be delivered. और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जिससे वह वस्तु उचित रूप से वितरित की जा सके। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी पॉइंट बिल्कुल सही हैं। इस तरह की डाक वस्तुओं को कभी भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में रोक कर नहीं रखा जाता है। The maximum sum of a letter should not exceed 900 मिलीमीटर। हमें क्या बताना है? किसी भी पत्र की कौन से योग जो है 900 मिलीमीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड डेप्थ। किसी भी पत्र की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। It is recommended that as far as possible the thickness of a letter should be less than।
अनुशंसा की जाती है, रिकमेंड किया जाता है कि जहां तक संभव हो पत्र की मोटाई जब वो किससे कम होनी चाहिए। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। पत्र जो होते हैं उसकी मोटाई के बारे में बोला गया है, तो रिकमेंड ऐसा किया जाता है। बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ फॉरेन लेटर हमने कर लिया है 2 kg। लेकिन ये मैंने क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है, अगर आपको भी लगता है ए ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी तो गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट होगी। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है, आसान से आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है, कई बार हम गलत कराते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा, क्योंकि 2 किलोग्राम और 2000 ग्राम सेम चीज होती है। But will happen if unpaid and insufficiently paid letters of surface mail for foreign country are presented। यदि विदेश के लिए अवैतनिक और पर्याप्त भुगतान वाली सतही मेल पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो क्या किया जाएगा। यानी कि क्या बोला गया है, फॉरेन कंट्री के लिए एक आपने लेटर भेजना है और उसको सरफेस मेल के माध्यम से भेजना है, लेकिन वो अनपेड है, अवैतनिक है या इनसफिशेंटली पेड है, आधे अधूरे चार्जेस उसके लिए दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, विल बी फॉरवर्डेड टू द डेस्टिनेशन ऑफिस। इसे क्या किया जाएगा, गंतव्य कार्यालय को भेज दिया जाता है। The request for a recall of inward foreign article from a foreign sender will be received in the किसी विदेशी प्रेषक से आवक विदेशी वस्तु को वापस मंगाने का अनुरोध जो कहाँ पर प्राप्त होगा। अब पीएसए के 2022 के क्वेश्चन पेपर जिनको भी हमने दिए हैं वो इसका आंसर करेक्ट करेंगे। हमने उसका आंसर क्या दिया है, सी दिया है, जो कि इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर आपने कर लेना ए। तो किसी भी विदेशी प्रेषक से कि आवक विदेशी वस्तु को वापस मंगाने का जो अनुरोध है वो किस कार्यालय में प्राप्त किया जाता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ए आंसर करेक्ट आ जाएगा। 2022 के पीएसए का जो वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन पेपर है उसमें इसका आंसर हमने गलती से ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस दिया तो वो गलत हो जाएगा, उसको आपने करेक्ट करना है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में इसको प्राप्त किया जाता है। Which of the following foreign article is not eligible for redirection in India by air? निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु हवाई मार्ग से भारत में पुनर्निर्देशन के लिए पात्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लेटर्स, एरोग्राम्स और पोस्ट कार्ड ये फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं और भारत के भीतर इनकी फ्री एयर रिडायरेक्शन की जाती है, लेकिन स्मॉल पैकेट की नहीं की जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। The concession of a free redirection of first class mails, whether surcharged or non-surcharged, received from the foreign countries is applicable to which class of mails? विदेशों से प्राप्त प्रथम श्रेणी के मेल चाहे अधिभारित हों या गैर अधिभारयुक्त के निशुल्क पुनर्निर्देशन की रियायत किस श्रेणी के मेल पर लागू होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। इनको फ्री रिडायरेक्शन दी जाती है हवाई डाक के माध्यम से। If a surface foreign article is not paid before the redirection by air or request for inland air transmission, it will be subject to tax equal to। यदि किसी सतह विदेशी वस्तु के लिए वायु द्वारा पुनर्निर्देशन या अंतर्देशीय वायु संचरण के लिए अनुरोध आपने किया और पहले आपने अनुरोध यानी कि आपने अनुरोध कर दिया लेकिन आपने उसकी जो रिडायरेक्शन है या अंतर्देशीय वायु प्रसारण उसका जो किया जाना है उससे पहले आपने उसके लिए भुगतान नहीं किया, तो जब वितरण उसका किया जाएगा तो आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे कैसे लिए जाएंगे, डाक व्यय में अंतर के बराबर लिए जाएंगे। कौन सा डिफरेंस, कैसा डिफरेंस निकाला जाएगा, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। मार्क दी करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फॉरेन पोस्ट ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। विदेशी डाक आधिकारिक डाक लेखों के संबंधित सही विकल्प का चुनाव करें। द रूल्स रिलेटिंग टू प्राइवेट कोरेस्पोंडेंस अप्लाई इक्वली टू ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। ठीक है, तो निजी पत्राचार यानी कि जो आपके अनऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होते हैं उनसे संबंधित जो भी नियम हैं आधिकारिक डाक लेखों पर समान रूप से लागू होते हैं। बिल्कुल सही बात है। Service stamps can be used for prepaying outward official foreign mail, but the postage due on inward foreign mail addressed to government officers cannot be paid by means of service stamps। सेवा टिकटों का उपयोग आप जावक आधिकारिक विदेशी मेल का पूर्व भुगतान करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों को संबोधित
आवक विदेशी मेल पर देय राशि का भुगतान सेवा टिकटों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। दोनों ही पॉइंट आपके पास करेक्ट हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। Can the official postal articles of a country be posted without affixing stamps to another country? क्या किसी देश की आधिकारिक डाक वस्तुएं किसी दूसरे देश में बिना टिकट लगाए पोस्ट की जा सकती हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, नहीं की जा सकती। पोस्टेज स्टैम्प्स एज पर नॉर्मल पोस्टेज चार्जेस शैल बी अफिक्स्ड। सामान्य डाक शुल्क के अनुसार उनके ऊपर डाक टिकट लगाए जाने चाहिए। हाउ टू ट्रीट कोरेस्पॉन्डेंस फॉर पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज सर्विंग आउटसाइड इंडिया? भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पत्राचार का प्रबंधन कैसे किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, विल बी ट्रीटेड एज इनलैंड आर्टिकल्स। इस तरह के आर्टिकल्स को अंतर्देशीय डाक वस्तुओं की तरह ट्रीट किया जाता है। Correspondence for personnel of Indian Armed Forces serving outside India should be addressed to which of the following? भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पत्राचार निम्नलिखित में से किसको संबोधित किया जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इन्हें या तो इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 एपीओ के पते पर भेजा जाता है या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाता है। 99 एपीओ के पते पर नहीं भेजे जाएंगे। आगे चलते हैं। लेटर पोस्ट आइटम्स कंटेनिंग ड्यूटीएबल गुड्स एड्रेस्ड टू फॉरेन डेस्टिनेशन शुड बी अकम्पनीड बाई। विदेशी गंतव्यों को संबोधित शुल्क योग्य वस्तुओं वाले पत्र पोस्ट लेखों के साथ क्या होना चाहिए? तो सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र होना चाहिए, कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The green custom label is intended for articles valued less than rupees and is to be pasted on the article. तो जो ग्रीन कस्टम लेवल है जिसे C1 कहा जाता है, कितने रुपए से कम मूल्य की वस्तुओं के लिए इनका उपयोग किया जाता है और इन्हें आर्टिकल के ऊपर चिपकाया जाता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। 3400 रुपये मूल्य से कम वाली वस्तुओं के लिए ग्रीन कस्टम लेवल का यूज़ किया जाता है। Section 3 of Post Office Guide Part 2 deals with which of the following? पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 2 का खंड 3 निम्नलिखित में से किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स। पत्र डाक वस्तुओं के विभिन्न वर्गों से संबंधित शर्तें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ लेटर्स सेंट टू फॉरेन कंट्रीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? विदेशों को भेजे गए पत्रों की शर्तों के उल्लंघन पर दंड का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, क्लोज नंबर 27 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रूल नंबर 16 से 33 तक। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन क्वेश्चंस में से ही पूछा जाएगा। अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेना। क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट है तो आपको थ्योरी वाले लेक्चर्स ज़रूर देखने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि थ्योरी वाले लेक्चर्स अगर आप अच्छे से देखेंगे आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट रह जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन ओशियन बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। MTS की बुक मिल जाएगी, पोस्टमैन की बुक मिल जाएगी, PSA की बुक मिल जाएगी और 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको बुक फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और बेहतर तैयारी करनी है, क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।